हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको अकाउंटेंसी के जो एजम्पशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। हम किसी नोटबुक से नहीं पढ़ेंगे। आज मैं किसी पेपर में आपको एक्सप्लेन करके नहीं समझाऊंगा। हम जनरली ऐसे ही डिस्कस करेंगे क्योंकि आपने बुक्स में भी इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा डाउट रहता है कि इन कंसेप्ट्स को लेके ये हमें क्यों अपनानी पड़ती हैं, क्यों हमें ये फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले एक चीज़ है एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब है कि हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं। एजम्पशन लेनी होती है हमें अकाउंटेंसी में। एजम्पशन में हमें कुछ ना कुछ चीज़ एज्यूम करनी है, और हमें वो एज्यूम क्यों करना पड़ता है जबकि हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं। बिकॉज ये चीज़ें अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में टेक केयर नहीं की गई, इसलिए हमें ये चीज़ एज्यूम करनी पड़ती है कि ये यूनिवर्सली सारे एक जैसे ही सोचे। अकाउंटेंट, यहाँ सोचना किसको है? अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट इज नाउ दैट पर्सन हु इज मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसी तरह दूसरा है कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। कंसेप्ट क्या चीज़ होती है? कंसेप्ट का होता है एन आइडिया। कंसेप्ट एक आइडिया है, एक आइडिया कि हमें ये काम इस तरीके से करके देखते हैं तो उससे क्या रिजल्ट आएगा। तो हमें यूनिवर्सली सबको एक जैसा ही आइडिया सोचना है अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग करते समय। उसके बाद है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब है कि किसी एक चीज़ को यूजुअली हम किस तरीके से करते हैं एक चीज़ को, और उसको एक यूनिक तरीका होता है सबका किसी भी एक काम को करने का। मतलब कन्वेंशन एक वो वे है जिस तरीके से हम किसी काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। तो कंसेप्ट और कन्वेंशन को मिला के बनता है प्रिंसिपल। यहाँ प्रिंसिपल PLE वाला है लास्ट में। PAL स्कूल के प्रिंसिपल की नहीं मैं बात कर रहा। प्रिंसिपल रूल्स कैसे बनते हैं? रूल्स बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं कंसेप्ट और कन्वेंशन को मिला के, और एजम्पशंस अलग हैं। और हमें कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स को क्यों फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग में, जबकि हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं जो कि ICAI इंस्टीट्यूट ने बनाए हुए हैं। उसका कारण ये है बिकॉज ये सारे पॉइंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अभी तरीके से किसी भी तरीके से रूल्स के रूप में नहीं आए हैं। तो उसके अभी रूल्स नहीं बने, इसलिए हमें ये अकाउंटेंट के रूप में हम सबको फॉलो करने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ एजम्पशन में। सबसे पहली एजम्पशन है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब है कि बिजनेस सालों साल लगातार बिना रुके चलता रहेगा। ये एजम्पशन करके हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं। ठीक है जी। सालों साल लगातार चलना वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे, बट अकाउंटेंट जो एंट्री करेगा यही मान के करता है, यही एज्यूम करके चलता है कि बिजनेस तो सालों साल चलेगा, इसीलिए तो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसीलिए हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, इसीलिए हम एसेट जो फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस को लंबे समय तक के लिए चलाना है। ये अजम्पशन है। जब तक कि अकाउंटेंट को क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शन या इंट्यूशन या उस मालिक की इंटेंशन का पता नहीं है कि वो अगले साल बंद करने वाला या इस साल बंद करने वाला बिजनेस एंटरप्राइज को, तब तक बिजनेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ये अजम्पशन मान के हम एंट्रीज करते हैं। दूसरा है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहती है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन का मतलब है लगातार चलते रहना, कंसिस्टेंटली, मतलब एक समान, सब कुछ एक जैसा है। हर बार हम हर ईयर सेम रूल्स, सेम मेथड्स, सेम प्रोसीजर्स को अपनाएंगे। किसी भी साल हम बिना किसी लॉजिक के हम फॉर्मूले, मेथड, टेक्निक चेंज नहीं करेंगे अकाउंटिंग में। फॉर एग्जांपल, चाहे फिर वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड ही क्यों ना हो। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करें तो हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करेंगे। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करें तो हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही यूज करेंगे। और मेथड हम तभी यूज करेंगे जब तक कि उसको चेंज करना जरूरी ना हो जाए, या लॉजिकली आप कन्विंस ना करवा दो कि वो क्यों जरूरी है, तब तक हम मेथड को चेंज नहीं करेंगे। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी अजम्पशन। उसके बाद हम बात करें एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन का मतलब ये है, एक्रू का मतलब ड्यू कोई चीज़ कब होती है? जब उसकी एक पर्टिकुलर डेट आ जाती है। फॉर एग्जांपल, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक एक व्यक्ति ने आपके पास काम किया, उसकी सैलरी किस दिन ड्यू होगी? 31 अगस्त को, सॉरी 1 अगस्त से 31 अगस्त तक एक व्यक्ति ने आपके पास काम किया, उसकी सैलरी 31 अगस्त को ड्यू होगी। अब चाहे उसको 4 सितंबर को दो, 7 सितंबर को दो या 10 सितंबर को दो, आपके लिए तो वो ड्यू हो गई ना 31 अगस्त की या अगस्त की सैलरी। ठीक है जी। तो एक्सपेंस या इनकम दोनों ड्यू हो सकती हैं। तो जिस मंथ की या जिस पीरियड की वो ड्यू होंगी, आपको उस पीरियड में वो मेंशन करनी है, ना कि उसकी पेमेंट वाले दिन। एक्रू मतलब अगर सैलरी अगस्त की एक्रू हुई है, ड्यू हुई है, तो अगस्त में आप उसको लिखोगे। सितंबर में नो डाउट आपने पेमेंट करी है 7 सितंबर को, बट आप ड्यू किस दिन मानोगे? अगस्त को।
उसी तरह इनकम, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है। मान लीजिए सितंबर में आपको इंटरेस्ट मिला, सितंबर का इंटरेस्ट आपके पास एंट्री में कब आया, 4 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को फॉर एग्जांपल, पर वो एक्रू कब हो गया था, 30 सितंबर को एक्रू हो गया था, सितंबर मंथ में ड्यू हो गया था वो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह एक्सपेंसेस और इनकम दोनों हम एक्रूअल बेसिस पे नोट करते हैं। जिस सब पीरियड में वो ड्यू हो जाती हैं उस पीरियड में उसको रिकॉर्ड करते हैं, ना कि जिस पीरियड में या जिस दिन उनको पे किया है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थी 3 बेसिक एजम्पशन जो अकाउंटिंग में अकाउंटेंट्स को फॉलो करनी पड़ती हैं। अब हम आगे बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल का दूसरा नाम क्या होता है आपको पता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इसमें बिजनेस और बिजनेसमैन 2 सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। 2 सेपरेट लीगल एंटिटीज का मतलब है बिजनेस एक अलग एंटरप्राइज है, इकोनॉमिक एंटरप्राइज है, और बिजनेसमैन एक सेपरेट इकोनॉमिक एंटरप्राइज है। इसीलिए जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करता है और लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है, इंटरनल लाइबिलिटी होती है वो। आपको अगर थोड़ा सा बैलेंस शीट का याद हो कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, या बैलेंस शीट के साथ साथ अगर मैं +1 की बात करूं तो +1 में अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं हम, तो A = L+C लिखते हैं, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्यों? बिकॉज कैपिटल इज ऑल्सो एन लाइबिलिटी, नो डाउट वो इंटरनल है। इसीलिए वो क्यों है, क्योंकि इस एजम्पशन को फॉलो करते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस मैन की बुक्स नहीं बन रही, हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, बिजनेस के बुक्स बना रहे हैं। इसीलिए जब वो कोई पैसा प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है तो हम उसको ड्राइंग बोलते हैं, उसकी कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर आइटम को हम मनी में कन्वर्ट करके लिखेंगे, मनी में इवेल्युएट करके लिखेंगे। जो चीज़ मनी में इवेल्युएट नहीं हो सकती हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिसऑनेस्टी, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, फॉर एग्जाम्पल रिसेशन, फॉर एग्जाम्पल बूम का पीरियड, ये हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसकी कोई वैल्यू हम नहीं माप सकते, कोई वैल्यू नहीं बना सकते इसकी, इसलिए हम इनको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम किसको रिकॉर्ड करेंगे, मैंने 5 पेन बेचे 20 रुपये के, मैंने 100 बुक्स बेची 10,000 रुपये की, मैंने 4 शर्ट्स बेची 1700 रुपये की, ये चीज़ रिकॉर्ड करेंगे। नंबर ऑफ यूनिट तो इंपॉर्टेंट है ही है कि 4 शर्ट्स बेची हैं, 100 पेन बेचे हैं, 100 बुक्स बेची हैं, बट उसको अब जब हम बिल बनाते हैं तो क्या रिकॉर्ड करते हैं, मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आज आप स्टेशनरी लेने बाजार जाते हो, आपने 4 पेन खरीदे, 2 पेंसिल खरीदी, 2 रबड़ खरीदे, 1 नोटबुक खरीदी, तो अल्टीमेटली बाद में आप क्या पूछते हैं, अंकल कितने पैसे हुए, व्हाट इज दैट। आपने नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदे ना, कॉपी के, पेंसिल के, रबड़ के, शार्पनर के, पेन के, बट आप पूछते क्या हो लास्ट में उससे, अंकल पैसे कितने बने। तो मनी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसमें अकाउंटिंग में एंट्री की जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए आगे। ओके जी, अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल स्टूडेंट्स क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है कि बिजनेस में हम किस पीरियड को मान के चलें कि कब तक हमें उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। अब ये तो क्या समस्या वाली बात होगी, क्यों, जब तक कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, जब तक कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होगी मैं उसका लाभ या हानि कैसे निकाल सकता हूँ। आप नहीं समझ पा रहे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने ये बोला था सबसे पहले कंसेप्ट में, एजम्पशन में, कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। हमें खुद नहीं पता वो कितने साल तक चलना है, 5 साल चलना है, 10 साल चलना है, 50 साल चलना है, 100 साल चलना है, कितने साल चलना है। तो फिर जब तक कोई चीज़ कंप्लीट ही नहीं होगी हम उसका प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। बट 100 साल बाद किसी चीज़ का प्रॉफिट या लॉस निकालूंगा तो मैं कंट्रोल कैसे करूंगा बिजनेस को। मुझे जो चीज़ आज खराब हुई है मुझे उसे आज ठीक करना है, जो इस मंथ खराब हुई है वो मुझे इस मंथ में ही ठीक करनी है। 100 साल तक उसका इम्पैक्ट मैं कैसे देख पाऊंगा, तब तक तो बिजनेस सिंक करता जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा हाउ टू कंट्रोल द बिजनेस। तो इतनी जो लंबा लाइफ स्पैन है बिजनेस का, हमने उसको क्या किया हुआ है, इक्वल इंटरवल्स में बांट लिया हुआ है। तो वो इक्वल इंटरवल क्या है, जनरली 1 ईयर। हमने उस पीरियड को कितना माना हुआ है, 1 ईयर माना हुआ है। तो हम फिर बुक्स भी किसकी बनाते हैं, 1 ईयर की। हम बुक्स कितने पीरियड की बनाते हैं, 1 ईयर की। 1 ईयर यहाँ क्या आता है, जहाँ तो 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक आएगा, ये भी तो 1 ईयर है। या 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च आएगा। जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक आता है उसको हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं।
और जो 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक चलेगा वो फाइनेंशियल ईयर होता है। और जनरली हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ही बुक्स बनाते हैं एक साल की, ताकि हम इसमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस को सही तरीके से देख पाएँ और आगे आने के लिए हमें बेंचमार्क मिल जाए, टारगेट मिल जाए और पिछली परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सके और जो गलतियां हमने पिछले साल की हैं वो आगे दोहराई ना जा सके। राइट स्टूडेंट्स, ये था अकाउंटिंग पीरियड। अब आगे बात करेंगे फुल डिस्क्लोजर की। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि फुल डिस्क्लोज करना है आपको एज एन अकाउंटेंट। कोई मेथड, कोई टेक्निक, कोई फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन सिंपल नहीं छुपानी। आपको कोई भी चीज़ हाइड नहीं करनी एज एन अकाउंटेंट, या यूं कह लीजिए आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी जो किसी दूसरे व्यक्ति के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती हो। अगर आप उसको वो चीज़ बता देते तो वो शायद आपके बिजनेस में पैसा ना लगाता। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो है कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में। हम बैलेंस शीट में या बुक्स में लिखते नहीं है, लेकिन फुटनोट में उसको बताना ज़रूरी होता है। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब है वो लायबिलिटी जिसका पे करना या नहीं पे करना डिपेंड करता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, किसी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस पे। अब पर्टिकुलर सर्कमस्टांस क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल पेंडिंग लीगल केसेस। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी पे किसी कस्टमर ने कोई केस किया हुआ है 25 लाख का। अगर वो केस हारोगे तभी पैसे देने पड़ेंगे ना, अदरवाइज वो पैसे नहीं देने किसी को भी। तो वो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। वो कहाँ लिखी जाती है? वो फुटनोट में लिखी जाती है, नोट्स में लिखी जाती है। बट एज एन अकाउंटेंट यदि आप वो फुटनोट में वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे तो आप गलत कर रहे हो, आप फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल नहीं फॉलो करें, और वो किसी दूसरे व्यक्ति के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है जो आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है। आप उसको वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हो, तो ये तो फिर ठीक बात नहीं है। इसलिए आपको फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पे चलना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बात करते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट या मटेरियलिटी प्रिंसिपल की। मटेरियलिटी फुल डिस्क्लोजर का थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। मटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहती है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको पहले रिकॉर्ड करो, दूसरी चीज़ों को आप इग्नोर भी कर सकते हो या लमसम इकट्ठा करके भी अलग से लिख सकते हो। एक तरफ वो ऊपर में क्या कह रहा था, फुल डिस्क्लोज करना है, कोई चीज़ छुपानी नहीं है। और अब ये मटेरियलिटी क्या हमें बता रही है कि हमें हर चीज़ को इंपॉर्टेंट जो है उसको पहले बताना है, उसको इंपॉर्टेंट देनी है, वो उसको पहले बताना है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इकट्ठा भी करके लमसम करके अलग से दिखा दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई 30,000 की मशीनरी आज खरीदी और कुछ 20,000 20 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये, 100 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये का खर्चा करके 2 पेज भर दिए कैश बुक के, और 30,000 वाली वो आइटम नज़र ही नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा करना, जब एज एन अकाउंटेंट तो आप मशीनरी परचेज को बाई मशीनरी परचेज करके कैश में दिखा दीजिए 30,000, और ये छोटे छोटे 20, 50, 30 रुपये के खर्चे को इकट्ठा करके बाई सन्ड्रीज या बाई अदर एक्सपेंसेस में दिखा के 500-700 रुपया जो है इकट्ठा दिखा दीजिए। तो अपने आप ये मशीनरी वाली आइटम अलग से दिख जाएगी ना। राइट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब मटेरियलिटी में जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उसको आपको पहले दिखाना है, दूसरों को आप चाहे इग्नोर कर लो या लमसम करके इकट्ठा अलग से दिखा दो। अब हम बात करेंगे प्रूडेंस की। प्रूडेंस प्रिंसिपल का मतलब है, यहाँ पे दूसरा नाम उसका है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? टू एंटिसिपेट फॉर ऑल लॉसेस बट टू इग्नोर फॉर ऑल इनकम्स। हमें अपने होने वाले सारे लॉसेस के बारे में पहले ही पता होना चाहिए, उनको पहले ही एंटिसिपेट कर लेना है। अगर हमें पता है कि कोई एक कारपेंटर हमारे पास लगा हुआ है, 31 मार्च आ गई है, हमें उसका खर्चा ऑन अप्रॉक्स 7-8 हज़ार की प्रोविजन लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके पास आज नहीं पहुंचा, 31 मार्च हो गई फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है कि पिछले महीने के आसपास का ही बिल है, तो ऑन एन एवरेज एक अमाउंट कैलकुलेट करके आपको 2 प्रोविजन बना के खर्चे में डालना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप गलत प्रॉफिट एंड लॉस शो करोगे। आपको प्रॉफिट एंड लॉस सही शो करना है, तो उसके लिए आप अपनी होने वाली इनकम कोई प्रोविजन को नहीं बनाओगे, आप अपनी होने वाली लायबिलिटीज का, अपने होने वाले एक्सपेंसेस की प्रोविजन पहले बनाओगे, ताकि आप अपने ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पे पहुंच सको। और ये क्या चीज होती है? ये होती है अकाउंटिंग प्रूडेंस। इसको अकाउंटिंग में प्रूडेंस कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है जी, या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? कॉस्ट का दूसरा नाम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी है। कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है
कि जो एसेट, जो फिक्स्ड एसेट हमने जिस प्राइस पे खरीदी है उस प्राइस पे ही वो रिकॉर्ड होगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट ही होगी। फॉर एग्जांपल एक लैंड का पीस मैंने 5 लाख का खरीदा था 2007 में, आज वो 25 लाख का हो गया है 2021 में, पर वो रिकॉर्ड किस पे रहेगा? 2005 में ही लिखा रहेगा, 2005 वाले प्राइस पे ही लिखा रहेगा 5 लाख पे। उसको इंक्रीज करके आज के करंट मार्केट रेट पे नहीं लिखेंगे। और उसी तरह अगर मैंने कोई मशीनरी या मोटर कार खरीदी हुई है, मशीनरी या मोटर कार खरीदी हुई है, तो क्या करेंगे हम उसका, हम उसको उसकी जो कॉस्ट प्राइस है उसके हिसाब से ही उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हम आज की नेट करंट वैल्यू पे नहीं लिखेंगे या आज की मार्केट वैल्यू पे नहीं लिखेंगे, उसको उसके कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये है कॉस्ट प्रिंसिपल, राइट जी। आगे है मैचिंग कंसेप्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बुक्स में पढ़ के भी काफ़ी बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब मैच करना। मैच करने का यहाँ मतलब है मिलान करना। मिलान किसका करना? अपना एक्सपेंसेस के साथ इनकम का, या यूँ कह लो अपनी सेल का एक्सपेंसेस के साथ, ताकि आप सही प्रॉफिट या लॉस निकाल सको। रेवेन्यू मतलब सेल, एक्सपेंस मतलब खर्चा। सेल में से खर्चे को माइनस करोगे तभी प्रॉफिट आएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, ओके, यू आर गेटिंग मी? ओके, तो अगर आपने खर्चा ले लिया 2019 का, इनकम ले ली 2020 की, दोनों में से किसी साल का प्रॉफिट आप ठीक नहीं निकाल पाओगे। तो मैचिंग कंसेप्ट ये कहती है कि जिस भी आपने ईयर का इनकम लिया है या सेल ली है, उसी साल की आप एक्सपेंसेस लोगे, तभी आप ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाओगे। अदरवाइज आप ठीक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद है ड्यूअल आस्पेक्ट। ड्यूअल आस्पेक्ट ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से करते आ रहे हो। ड्यूअल आस्पेक्ट का मतलब है डबल एंट्री सिस्टम। हम हर ट्रांजैक्शन के 2 आस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, कैश और कैपिटल इफेक्ट होती है। जैसे गुड्स परचेज किए, परचेजेस और कैश इफेक्ट होता है। जैसे सेल ऑफ गुड्स किया, कैश और सेल इफेक्ट होता है। हर ट्रांजैक्शन के 2 आस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि उससे एक तो हम फ्रॉड्स, एरर्स से बच सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा गलती भी नहीं होती, और उसको गलती अगर हो भी जाए, जिसको हम एरर बोलते हैं, तो वो जल्दी पकड़ी भी जाएगी, राइट जी। इसको बोलते हैं ड्यूअल आस्पेक्ट। अब अगला है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज की जाएगी जब सेल टेक प्लेस की गई है, ना कि उसके जिस दिन पैसे मिले हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल में मैं आपको एक सरल एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आज क्या तारीख है? मान लीजिए आज 17 अगस्त है, 17th ऑफ अगस्त। आज आपने कोई सेल की है, अपने कस्टमर को उसके साथ डील हुई है कि वो आपको 3 सितंबर को पैसे देगा, बट रेवेन्यू आपकी कब अर्न हुई? 17 अगस्त को। 17 अगस्त का मतलब अगस्त में आप इसकी सेल रिकॉर्ड करोगे। आप किस दिन इसकी सेल रिकॉर्ड करोगे? अगस्त में, ना कि सितंबर में। सितंबर को नो डाउट आपको पैसे मिलने हैं, पर रेवेन्यू कब जनरेट की, आपने इनकम कब अर्न की? वो 17th ऑफ अगस्त को ही कर ली थी। तो इसलिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब की जाएगी? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अगस्त मंथ में की जाएगी, ना कि सितंबर मंथ में। क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल का मतलब, या इसका दूसरा नाम जो है वो वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी है। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि हमें जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज पास करनी है, वो बिना बायसनेस के करेंगे, कोई पक्षपात नहीं होगा। हम हर एंट्री के साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसको एविडेंस बोलते हैं, प्रूफ बोलते हैं, वो जरूर लगाएंगे। बिना उसके कोई एंट्री नहीं पास की जाएगी, और उसकी ऑथोराइजेशन या अथेंटिकेशन उसकी जब तक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो नहीं हो सकती और ना ही होनी चाहिए। अब सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने मशीनरी खरीदी, मशीनरी 50,000 की, तो उसका तो बिल है। अब आपको जी कस्टमर आया, उसके लिए हमने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई बाजार से, तो भैया उसका एक छोटा सा बिल भी तो ले लो। जब तक वो बिल नहीं होगा तब तक वो एंट्री बुक्स में नहीं आएगी। या आपको कोई पर्सन अथेंटिकेट कर दे रहे, उसी के हिसाब से वाउचर पड़ेगा, ठीक है जी। अब यदि आपने बाजार से स्टेशनरी खरीदी है तो स्टेशनरी वाले का बिल होगा, आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर का बिल होगा। तो वो आपको बिना सपोर्ट डॉक्यूमेंट के, बिना बिल के, वो कोई भी एंट्री आप ट्रांजैक्शन अपनी रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल मैं और देता हूं इसका। फॉर एग्जांपल आपने 2 सेल्स मैनेजर्स को मार्केटिंग करने भेजा है। एक आपका पुराना एम्प्लॉय है, एक आपका फ्रेशर नया एम्प्लॉय है। दोनों ने 500 रुपये खर्च किया है।
मार्केट में जाहिर है। तो आज आप उनको पैसा देना चाहते हो, रीइंबर्स करना उनको जो खर्चा वो करके आए हैं। एक ने तो बिल दे दिए पर पुराने व्यक्ति ने या पुराने मैनेजर ने आपको बिल नहीं दिया, तो आप उसको ऐसे 500 रुपये की एंट्री डाल के थोड़ा ना चला जाएगा काम। नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको बिना बायसनेस के नए से अगर बिल लिया है तो पुराने से भी बिल लिया जाएगा, दोनों से बिल लिया जाएगा। इसको हम बोलते हैं बिना पक्षपात के, बिना बायसनेस के आपको वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक बुक्स में एंट्री नहीं होगी। राइट स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे को लगता है कि आपको ये टॉपिक्स अब अच्छी तरह क्लियर हो चुके होंगे। बुक्स में तो आपने बहुत पढ़ा था, मुझे लगा कि आज एक बार आपको ओरली मैं फेस टू फेस समझाता हूँ, शायद ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। ओके जी, ओके, थैंक यू।